हमारे 3.2 और इस 3.2 एक्सरसाइज के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम आज पढ़ेंगे। ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मेन हेडिंग, ठीक है, आपके सामने लिखी हुई है। तो आपको करना क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to row of सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में रखिएगा, ये मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं उस बात को यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मैंने कहा कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये है 1 2 3 4, ओके, और दूसरी मैट्रिक्स बी दे रखी है, और उस मैट्रिक्स के अंदर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो गौर से देखना बेटा, अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है जिसमें पहली मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर 2 रो और 3 कॉलम है बेटा, तो यहां पर समझना ये है कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ नहीं सकते, यानी कि ए प्लस बी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ए माइनस बी भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। ए इज इक्वल टू बी भी नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में ये समझना है कि अगर दोनों ऑर्डर्स इक्वल नहीं है, ये ऑर्डर्स इक्वल नहीं है, तो ना तो जोड़ा जा सकता, ना घटाया जा सकता, और ना ही इक्वल किया जा सकता। तो फिर क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है बेटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हमारी शर्त पूरी होनी चाहिए, और शर्त पूरी होगी तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी शर्त ये है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो देखो ये मैट्रिक्स है ए, और इसमें पहली वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, ये रो होती है, और दूसरी वाली वैल्यू क्या होती है, ये है कॉलम। ऐसे आप सर्कल लगा लीजिए। फिर उसके बाद लिखा है रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखिए सेकंड मैट्रिक्स का रो आगे होता है, याद रखना, और कॉलम पीछे। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई कैसे लिखते हैं, उसे लिखेंगे ए बी, इस तरीके से ए बी लिख दिया जाएगा। और ए बी लिखने के बाद मल्टीप्लाई होगी कैसे, हम लिखेंगे इक्वल टू, हम रो की मल्टीप्लाई बच्चे कॉलम में करेंगे। आपको एक बात ध्यान से समझनी है, अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो एरो का निशान लगा हुआ है, सपोज कि ये इस तरफ राइट साइड में एरो का निशान लगा है, तो क्या आप लेफ्ट साइड में चले जाते हो क्या? जैसे एरो को फॉलो करते हुए आप रोड पर चलते हो, ऐसे ही एरो को फॉलो करते हुए आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे। कैसे, मैं बता रहा हूं, ये एरो मैंने इसलिए लगाया है। देखिए एक की मल्टीप्लाई इस एक में होगी, तो लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो एरो हमें आगे ले जा रहा है, यानी इस एक के बाद हमें इस 2 के पास जाना है, इस वाले 2 के पास, ठीक है। तो हम इस 2 के पास जाएंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करेंगे। ध्यान से समझना, यहां पर एरो नीचे आ रहा है, जैसे एक के बाद नीचे आएंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ एक के बाद बराबर में जाएंगे राइट साइड में तो 2 मिलेगा। तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करनी है, और प्लस का निशान लगाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आया आपको? दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो पहले वाले कॉलम की मल्टीप्लाई पहले वाले रो की मल्टीप्लाई, ये रो होता है, पहले वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम के साथ करी। तो देखो यहाँ पर क्या है 1, और यहाँ पर क्या है बेटा 1, तो एलिमेंट कौन सा तैयार हुआ हमारे पास, ये एलिमेंट 1 1 हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना, जिसकी मल्टीप्लाई जिसमें हो रही है वही एलिमेंट हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए चलो भाई, कल क्यों नहीं है, 2 सेकंड है भाई, ये चल नहीं है।
अरे यार हम इससे भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जरा इसे एक बार डिलीट कर दूँ। चलिए हो गया। तो अगर मैंने कहा 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि पहले वाले रो की मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में मैंने करा दी। अब पहले वाले रो की मल्टीप्लाई ध्यान से समझना बेटा, अब दूसरे कॉलम में करानी है। दूसरे कॉलम में कैसे करेंगे, देखिए इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कराई जाएगी, तो यहां लिखा जाएगा थोड़ा गैप देके 1 इंटू 2। फिर इस आगे बढ़ेंगे, एरो हमें राइट साइड में ले जा रहा है, इस 2 की मल्टीप्लाई एरो हमें नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इस 5 के साथ करेंगे तो लिखेंगे प्लस का 2 इंटू 5। फिर इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगेन थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, ध्यान रखना, तो ये 1 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ किया जाएगा, तो लिखिए 1 इंटू 3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एरो हमें राइट साइड में ले जा रहा है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 6 के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में करा दी। अब सेकंड रो की बारी आई, यह है सेकंड रो। सेकंड रो में देखो 3 लिखा है, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 की इस 1 के साथ होगी, तो 1 के साथ होगी तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ दिखा है आपको 4, इस 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं तो किसके साथ होगी 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 4, फिर उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 के साथ होगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2, एंड देन इस 4 की मल्टीप्लाई बच्चे इस 5 के साथ होगी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 5, एंड देन दोबारा से इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 के साथ होगी, तो 3 इंटू में 3 प्लस, फिर उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई इस 6 के साथ होगी, तो 4 इंटू 6। जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आया वो मुझे बता दे, बिना बताए तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा आपको कि कैसे आपको समझ नहीं आया। 2 मिनट, मैं एक बार स्क्रीन को चेंज करके देखता हूँ। आ गया। जिसको समझ नहीं आया है वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसे समझा दूंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि सबको समझ में आ गया? अरे ये तो सारा डिलीट हो गया। सबको समझ में आ गया है? मतलब खामोशी का मतलब मैं हाँ मानता हूँ, ध्यान रखना। या तो आपको अपना माइक ऑन करके बताना पड़ेगा, मैसेज तो मैं पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, आपको अपना माइक ही ऑन करना पड़ेगा। मैसेज पढ़ने का मेरे पास समय नहीं होगा यहाँ पर अभी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसा मैंने आपके सामने किया। सीधा सीधा लिख देंगे इसे, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 4 8 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, 2 इंटू 5 10 होगा, देन 1 इंटू 3 3 आएगा, प्लस 2 इंटू 6 12 आएगा, एंड देन 3 इंटू 1 3 आएगा, प्लस 4 इंटू 4 16 आएगा, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 6 24। ऐड करना आपको आता है, यहाँ पर लिखिए आंसर पाइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, और जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनती है बिना मल्टीप्लाई करे बता सकते हैं, जो यहाँ पर ऑर्डर आएंगे वो ये बचा हुआ होता है, यानी पहली मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। देख सकते हो, ये देखो आप गौर से देख सकते हो, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, इसे आपको याद रखना है। हम क्वेश्चन के पास चलते हैं, एग्जाम्पल हो चुका है तो क्वेश्चन के पास चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी की मल्टीप्लाई करानी है, तो इसको लिखेंगे हम। ये है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। A इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 4 3 2। B इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 1 3 -2 एंड 5। बच्चे आपको करना क्या है, ए बी की मल्टीप्लाई करानी है।
तो पहले चेक करना है इसमें कितने रो है कितने कॉलम है, इसमें कितने रो है कितने कॉलम है। तो फर्स्ट का कॉलम मैंने सर्कल लगा दिया, सेकंड की रो के बराबर है, पहली शर्त पूरी हो गई, मल्टीप्लाई करी जा सकती है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करनी कैसे है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करानी है। तो कैसे करानी है, यहाँ पर ऐसे मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ रो को, पहली रो को देखेंगे इसको, और यहाँ पर देखेंगे पहले कॉलम को, और क्या देखेंगे ये 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ होगी तो हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एरो हमें आगे की तरफ ले जा रहा है, तो ये 2 के बाद मिलेगा हमें, आगे जाएंगे तो ये 4 मिलेगा, इस 4 की मल्टीप्लाई, एरो हमें नीचे की तरफ लेके जा रहा है, आगे नहीं जाएंगे नीचे जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये आ जाएगा -8। फिर उसके बाद फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ की जाएगी, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस बार इस 3 के साथ की जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 6 प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एरो हमें राइट साइड में ले जा रहा है, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ नीचे आएंगे क्योंकि एरो हमें नीचे ले जा रहा है, इस 5 के साथ करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। बस पहले रो के साथ पहला कॉलम, पहले रो के साथ दूसरा कॉलम फिनिश हो गया। अब सेकंड रो की बारी आई, तो सेकंड रो में इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कराएंगे बेटा, इस वाले 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 1 = 3 प्लस, फिर आगे बढ़ेंगे तो इस 2 की मल्टीप्लाई और नीचे आएंगे तो इस -2 के साथ कराएंगे तो -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 के साथ कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास 9 प्लस, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 5 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10। जिसको समझ नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -6, आंसर आएगा आपके पास 26, यहाँ पर -1, यहाँ पर 19 एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। ये जो ऑर्डर बनते हैं ये ऑर्डर ये होते हैं जो बचा हुआ है, याद रखना। अब मैट्रिक्स के अंदर एक कंडीशन है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे तो क्या बराबर होता है 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे, आप कहेंगे हाँ सर ये तो बराबर होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन एनी वन मैट्रिक्स और बोथ ऑफ द मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर कोई एक मैट्रिक्स इन दोनों में से आइडेंटिटी कहलाए, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में कोई सी भी एक मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिटी है या स्केलर है तो उस केस में ए बी और बी ए बराबर होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसको चेक करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो देखिए मैंने कहा बी पहले लिख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। बी ए, ये ए बी है, ये बी ए, तो बी ए में क्या करेंगे, देखिए ये आ गया आपके पास बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 5th क्वेश्चन है, 5th पार्ट है, ठीक है। पूरा कर देते हैं और इसको भी रखेंगे, ये है आपका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिए, पहले बी दे रखा है क्वेश्चन, और बी क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 3 -2 5, ओके। उसके बाद आपको ए लिखना है, ए बाद में ही लिखना पड़ेगा आपको, 2 4 3 एंड 2। फाइनली चेक करेंगे, ये आपके पास 2 रो एंड 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रो एंड 2 कॉलम है, पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकती है। तो बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में की जाएगी, ये है R1 और ये है C1। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कैसे करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ की जाएगी तो आएगा 2, प्लस का निशान लगेगा। फिर आगे 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ की जाएगी तो आएगा 9। देन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो है, अब की बार सेकंड कॉलम में की जाएगी तो ये 1 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करेंगे तो आएगा 4, प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो आएगा आपके पास 6। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ की जाएगी तो पहले वाले संख्या यानी कि -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की जाएगी तो -4 आएगा, प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ की जाएगी तो 15 आएगा। देन सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम के साथ किया जाएगा तो यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई इस 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, -8, प्लस इस 5 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10। फाइनली बी ए की वैल्यू आ गई, बी ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 11, देन 10, देन 11, देन 2 एंड दिस इज अ फाइनल आंसर। ध्यान रखना ये ऑर्डर कहां से निकल के आए, जो बचा हुआ वो ऑर्डर बने,
किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये 5th क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ गई। तो जरा देखते हैं और कितनी टिपिकल मैट्रिसेस है। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा भी आपको करना है, चौथा भी आपको करना है, पांचवा भी आपको करना है, छठा भी आपको करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका डाउट है। जिस बच्चे ने ये कर लिया है वो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। तो फिलहाल हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट के पास। मल्टीप्लिकेशन ही करनी है सब में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्या कहता है सेकंड पार्ट? आपको कहता है मल्टीप्लाई करके दिखाओ और आपको वैल्यू दे रखी है 1 2 3 और दूसरी तरफ वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के अंदर 2 3 4। तो बच्चे करना क्या है, सबसे पहले चेक करते हैं। ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 तो रो है। ये है एक कॉलम, तो एक कॉलम, ध्यान से समझ लेना या गलती कर जाते हैं बच्चे। ये है फर्स्ट रो, ये रहा 1 रो, फिर उसके बाद कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम। तो आपको पता लग गया कि रो और कॉलम कैसे लिखते हैं। अब उसके बाद चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है। अब उसके जब हम मैट्रिक्स लिखेंगे बेटा, तो अब बिना मल्टीप्लाई करे हम बता सकते हैं इसमें 3 रो बनेगा और 3 ही कॉलम बनेगा, बिना मल्टीप्लाई करे। ठीक है, तो वो पता लग गया आपको। कैसे पता लगा? देखिए कर देता, ठीक है। तो आपको पता लग गया है कि किस तरीके से हमें इसे लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने कहा ये है आपका फर्स्ट कॉलम, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और ये है आपका फर्स्ट, सॉरी वो पहले, सॉरी गलती हो गई, पहला फर्स्ट रो था और ये फर्स्ट कॉलम है। पहले रो के साथ यानी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे पहले कॉलम। तो देखो, एक की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो आएगा 2। एक की मल्टीप्लाई, मैं इसको एक बार सही से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, 1 × 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, यहाँ राइट में जाना होता है ना, तो 1 के बाद यहाँ कोई संख्या होनी चाहिए थी, कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर भी कोई संख्या नीचे होनी चाहिए थी, नीचे आते हैं ना नीचे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो बेटा ना तो इस पे आगे संख्या है और ना इस पे नीचे संख्या है, यानी कि इसमें प्लस करके जो हम लगाते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट वही पुराना है, बदला नहीं है। ये बात सबको ध्यान से बता दूं मैं, लेकिन और ना ही आपको याद रखना है। बस आपको याद ये रखना है कि पहले कॉलम की पहले रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम के साथ की जाती है, ये तो तरीका है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ की जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1 × 3, आगे लिखा जाएगा। फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 × 4, कितना आसान है। उसके बाद सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराई जाएगी तो ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराई जाएगी तो 2 × 3। फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कराई जाएगी तो 2 × 4। देन थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराई जाएगी तो 3 × 2। देन थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ कराई जाएगी तो 3 × 3। एंड आफ्टर दैट थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे तो 3 × 4। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए इसे बार बार नाम दे रहा हूँ। देखो, नाम देना जरूरी है, कई बार चटक जाते हैं। ये क्या लिखा है R3, ये क्या लिखा है C2, दिख रहा है आपको R3 C2। मतलब कि आप देखोगे तो थर्ड रो, ये है आपके पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो कौन सी संख्या बनी? देखो ना, यहाँ से R3 है और यहाँ से C2 है, मतलब कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्या है 3 × 3, देख सकते हो 3 × 3। ऐसे अपने आप को चेक भी कर सकते हो। कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर आते हैं, तो मैंने आपको चेक करने का प्रोसेस बता दिया है। अगर उसके बाद भी डाउट है तो आपका काम है मुझसे पूछना। ये इसका आंसर है 6 9 and 12। दिस इज अ फाइनल आंसर। हाँ बेटा, चेक करने का तरीका ध्यान से समझना। मैंने आपको कहा है कि मैट्रिक्स को ऐसे ही पहचानो, ये है R1 R2 R3। सपोज आपने कहा कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप चेक करो। देखो, ये है R3, इस R3 की मल्टीप्लाई अगर मैं C3 के साथ कराऊंगा, C3 के साथ, तो R3 के सामने क्या लिखा है बेटा 3,
और C3 के सामने क्या लिखा है बेटा 4, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है। R3 है और C3 है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 3। तो देखो R3 तो ये रहा ना आपके सामने, ये यहाँ से चलोगे आप, यहाँ से R3 है और C3 ये मिलेगा आपको थर्ड कॉलम, तो यहाँ से चलोगे नीचे की तरफ, तो दोनों मिल कहाँ रहे हैं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं 3 into 4। तो देखोगे आप R3 की वैल्यू 3 और C3 की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, तो कितना हो जाएगा 3 into 4। तो इस तरीके से चेक करना है आपको। ये सेल जो होते हैं ना, इसे सेल कहते हैं बेटा। आप में से किसी बच्चे ने अगर कंप्यूटर साइंस ले रखी है तो उस बच्चे को ये सेल सॉल्व करने सिखाए जाएंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर कि किस तरीके से इसको भरा जाता है। R3 C3 लिख दिया तो उसकी वैल्यू ही आ जाएगी मैट्रिक्स की। इस तरीके से आप, अगर आपने MS एक्सेल चलाया होगा तो वहां पर इसका बहुत यूज होने वाला है, वहां पर सेल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल तो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज भी दिखेगा आपको जब आप अगली क्लासेस में जाओगे। ये तरीका है, मैंने मल्टीप्लिकेशन करा दिया है, सेल के हिसाब से आपको चेक करना है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से थर्ड क्वेश्चन का होमवर्क बनता है, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। मैंने मल्टीप्लिकेशन के 3 क्वेश्चन करा दिए और आगे भी कराऊंगा। ये आपका होमवर्क है। कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है? पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। जिसको नहीं आए वो मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं उसे उसी व्हाट्सअप पे उसी की कॉपी पे ला सकूँ। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है। कहता है देन कंप्यूट। क्या कंप्यूट करना है? A प्लस B। बच्चे मैंने लास्ट क्लास में आपको जोड़ना तो सिखाया था ना, तो सभी जनों का ये क्वेश्चन भी होमवर्क हुआ। A को B के साथ जोड़ना है, सीधा सीधा जोड़ना है। ये 1 है, ये 3 है, 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 2 है, ये -1 है, जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये -3 है, ये 2 है, तो जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐड करना है, आपका काम है मैट्रिक्स पीछे से आंसर मैच करना। फिर B और C को घटाना है। बच्चे ये आपके सामने B दे रखा है, ये C दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, घट सकती है, आपका काम है घटा देना। अब आपके सामने B माइनस C की एक मैट्रिक्स बनेगी, ये जो आपका आंसर आएगा। उस आंसर के अंदर, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर आपको A मैट्रिक्स जोड़ना है। ये तो कह रहा है देखो, B माइनस C की एक मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से, और दूसरी मैट्रिक्स A की है, ये रही, दोनों को ऐड करना है, ये ऐड। उसकी तरफ राइट साइड में A प्लस B की एक मैट्रिक्स बनेगी, ये क्वेश्चन है, और C की एक मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स है, दोनों को घटाना है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ गए तो वेरीफाई हो गया, अदरवाइज नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जोड़ना और घटाना है, जो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये आपका काम है, जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए। नहीं आएगा तो समझा दूंगा। ये क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवें क्वेश्चन में कहता है A की वैल्यू दे रखी है आपको और B की वैल्यू दे रखी है। आपको 3A करना है। 3A का मतलब 3 की मल्टीप्लाई A के साथ, ध्यान से समझना। तो एक नई मैट्रिक्स बन के आएगी, मैं यही बता देता हूँ इसे। ये 3 है, ये A है, तो 3A की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये A है ना, 3 की मल्टीप्लाई बेटा इधर करो, इसमें, इस संख्या में मल्टीप्लाई करके दिखाना जरा। 3 की अगर करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 2। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो कितना बचेगा 3। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो कितना बचेगा 5। उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में करिए तो बचेगा 1, देन 2, देन 4, देन 7, देन 6, देन 2। देखिए 3A की सीधी मैट्रिक्स बनी कि नहीं बनी। ऐसे ही 5B की मल्टीप्लिकेशन करानी है तो 5 के साथ B की मल्टीप्लाई कराना बेटा आपका काम है। ये B है, 5 की मल्टीप्लाई सब में करा दो, सब में, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। जो दोनों मैट्रिक्स आएंगी आपके सामने 3A की और 5B की, बेटा उन दोनों मैट्रिक्स को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जिसका आंसर मैच नहीं करे वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे कि क्यों मैच नहीं कर रहा है, मेरे को दिखाएंगे अपना शो करके। मैं 6 क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। 6 क्वेश्चन देखने में टिपिकल लग सकता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई cos थीटा मैट्रिक्स ऑफ cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा and then cos theta, then plus sin theta matrix of sin theta minus cos theta and sin theta। ठीक है, आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है? सीधा सीधा जो कह रहा है वो कर दो। आगे दे रखा है आपको cos थीटा, मल्टीप्लाई करा दो सभी में,
तो ये हो जाएगा cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा। फिर इस cos थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में कराएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। एंड देन cos थीटा की मल्टीप्लाई इस माइनस sin थीटा में कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का cos थीटा sin थीटा। एंड देन cos थीटा की मल्टीप्लाई इस cos थीटा में कराएंगे तो आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आगे करेंगे sin की मल्टीप्लाई sin में कराएंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर इस sin की मल्टीप्लाई कराएंगे आप माइनस के cos में तो आ जाएगा माइनस का sin थीटा cos थीटा। देन sin की मल्टीप्लाई cos में कराएंगे तो कितना हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। देन sin की मल्टीप्लाई sin में कराएंगे तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर। सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा sin थीटा और माइनस का sin थीटा cos थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। देन माइनस का cos थीटा sin थीटा और प्लस के बाद ये प्लस का निशान है, इसके बाद sin थीटा cos थीटा। देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो क्या आया भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला था, 11th में भी पढ़ा होगा और 12th में भी मैंने इससे पहले चैप्टर में कराया था। उसके बाद cos थीटा sin थीटा से cos थीटा sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जीरो आएगा, घट जाएगा। उसके बाद sin थीटा cos थीटा से ये sin थीटा cos थीटा घट जाएगा तो जीरो आएगा और यहाँ पर ये वैल्यू होती है 1। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास 1001। इसे आई भी लिख सकते हैं, आई भी इसका आंसर हो सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। अगर किसी को डाउट हो तो बीच में से पूछ सकते हैं। मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं, आप मेरे से लाइव क्लास ले रहे हैं, आपका थोड़ा सा लेटेंसी की प्रॉब्लम होगी कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो 1 या 2 सेकंड के बाद आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरी आवाज़ पहले पहुँच जाएगी, लिखा हुआ बाद में पहुँचेगा, लेकिन आप उसे एडजस्ट करना सीख जाओगे। आप कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हो तो मुझे माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ समझा दीजिए, क्योंकि मैंने कहा है आप अगर ऑनलाइन सीखोगे तो आपकी कनेक्टिविटी सबसे पहले अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड x एंड y। ओके, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें एक बात मैं आपको समझाऊंगा जो एक्स्ट्रा है, बाकी तो सारी बात आसान है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड x एंड y इफ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा है 7025। दूसरी तरफ दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू, और संख्या दे रखी है 30 एंड 03। तो बच्चे ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल X दे रखा है तो हमेशा याद रखना वो एक मैट्रिक्स होगी। अगर क्वेश्चन में स्मॉल x दे रखा है तो वो एक एलिमेंट होगा। एलिमेंट याद रखना, एलिमेंट में और मैट्रिक्स में फर्क होता है। इसका इंडिकेशन क्या होता है, कैपिटल X और स्मॉल x। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक मेंशन किया है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि ऐसे बोला है फाइंड मैट्रिक्स और स्मॉल x लिखा है ये, तो अब इस केस में ये स्मॉल x मैट्रिक्स है क्योंकि उसने खुद बोला है। जनरल इंडिकेशन होता है कि कैपिटल X से मैट्रिक्स दिखाई जाती है और मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये बहुत सारे एलिमेंट्स, और स्मॉल x से एक एलिमेंट दिखाया जाता है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है। याद रखना। तो क्वेश्चन अलग तरीके से कहता है कभी कभी। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपसे कहता है फाइंड x
स्मॉल एक्स पूछा है, स्मॉल वाई पूछा है, तो ये एक एलिमेंट है, देख भी सकते हो एलिमेंट की तरह यूज किया है। और यहाँ पर कहता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो एक मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। 10वें क्वेश्चन में भी देखो स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल का मतलब एलिमेंट्स पूछ रहा है, मैट्रिक्स नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करना कैसे है सॉल्व, उसको देख लेते हैं। करने के लिए बहुत सिंपल है, आपने जैसे एलिमिनेशन मेथड सीखा है, ये दोनों वैल्यूज अगर सेम कोएफिशिएंट्स है तो ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के बाद y से y कट जाएगा, x और x होता है 2x, मैट्रिक्स तो ऐसे ही जोड़ते हैं और ये दोनों मैट्रिक्स भी जुड़ जाएगी 7 0 2 5, और बच्चे यहाँ पर आ जाएगा 3 0 0 3। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी बात आपको। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपको लिखना है 2x इज इक्वल टू, और बेटा इसे ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे करेंगे, 7 और 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 0 और 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, 2 और 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड 10 0 2 8। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। तो x इज इक्वल टू डिवाइड कैसे करते हैं, 10 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, एंड द फाइनल आंसर इज 5 0 1 एंड 4। दिस इज अ फाइनल आंसर 2/2 एक मैट्रिक्स है। अब ये क्या करेंगे, x की वैल्यू उठा के हम पहली इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम x की वैल्यू उठा के रखने वाले हैं, तो लिखेंगे putting the value of x in equation फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। x प्लस का y इज इक्वल टू, आप लिखेंगे तो 7 0 एंड 2 5। तो आप x की जगह पर यानी इस जगह पर आप ये वैल्यू रख देंगे, ये आपके सामने x की वैल्यू है। आप लिखेंगे 5 0 1 4 प्लस का y इज इक्वल टू 7 0 2 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये मैट्रिक्स राइट साइड में चली जाएगी तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस का 5 0 1 4। तो बेटा ये y बराबर आ जाएगा, आपको घटाना है और घटाना आपको सीधा सीधा आना चाहिए। 7 माइनस का 5 2 होगा, 0 का 0 आएगा, 1 आएगा और ये 1 आएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया, ये y की वैल्यू आ गई, पीछे मैच कर सकते हो, और ये x की वैल्यू आ गई। हमारे पास आंसर आ चुका है और फिनिश दिस क्वेश्चन। तो कितने आसान तरीके से किया, एलिमिनेशन मेथड से किया है सीधा सीधा। अगर मैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर जी आसान वाला क्वेश्चन तो आपने कर दिया, तो अगले क्वेश्चन में क्या कठिन काम है जरा देख लेते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2x प्लस का 3y और 3x प्लस का 2y दे रखा है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो बेटा आपको एलिमिनेशन मेथड में कोएफिशिएंट्स इक्वल करने तो आने चाहिए ना। तो अगर मैं इसको कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने की बात करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं इसे लिखूंगा, सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, और इसमें मेरे को लिखा हुआ मिला है 2x प्लस का 3y, कैपिटल लिख देता हूं मैं, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू, ये है आपके पास 2 3 एंड देन 4 0। आगे दे रखा है आपको 3x प्लस का 2y, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपके सामने, ये इज इक्वल टू आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन में 1 0, यहाँ है 1 0 एंड देन -3। ओके, तो गौर से देखेंगे, ये आपके सामने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो आप देखेंगे तो पहला जो एलिमेंट है आपके पास 2x, यहाँ पर दे रखा है 3x कोएफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 की पहली इक्वेशन में और यहाँ पर करा दीजिए 2। ऐसे ही तो करा था आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपने इस तरीके से। तो 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए पहले इस 2 के साथ करेंगे, तो 3 2 6x प्लस फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3y में कराएंगे तो कितना जाएगा, 3 3 9y इज इक्वल टू, बेटा फिर उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 6, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ कराएंगे तो आएगा 9,
फिर इस 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे तो आएगा 12 और यहाँ आएगा 0। फाइनली 2 की मल्टीप्लाई ऐसे करा जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास 2 0 माइनस का 6 एंड 2 टू द 4। बेटा अब वही पुराना काम, हाँ जी ओके सही कर लेते हैं। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y के, अच्छा मैंने अगले क्वेश्चन के लिए किए तो ये गलत हो गया है थोड़ा सा, इसे सही कर लेते हैं बेटा। इतना आसान नहीं, ये मैंने एलिमेंट्स मिस्टेक से दूसरे उतार दिए थे, यहाँ लिखे हैं 2 माइनस 2, बाकी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब -1 और 5। बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 एंड 10। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या करना है, आगे सिंपल सा काम है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5y आएगा इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट इस तरीके से होगा। तो ये तो आप पुराना ही काम हो गया, आप इसे खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसे पूरा करेंगे, आप इसे घटाएंगे पूरे तरीके से और घटाने के बाद 5 से डिवाइड कर, ऐसे बनेगी कुछ मैट्रिक्स, ठीक है। और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उठा के कहाँ रखने वाले हैं आप, y की वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में रख लो, बात एक ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका काम है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 8 तो इससे भी ज्यादा आसान है। 8 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया है, y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, आपको y राइट साइड में ले जाना है, तो यानी कि ये वैल्यू राइट साइड में जाएगी और 2 से डिवाइड कर देना है और मेरा x का आंसर आ जाएगा, x की मैट्रिक्स ही पूछ रहा है। तो 8th तक के क्वेश्चन में तो मैट्रिसेस पूछी जा रही थी। 9th क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है, 9th 10th 11th और 12th एक जैसे क्वेश्चन है, कंपैरिजन करना होता है। क्या कहता है क्वेश्चन, हम लिख के देखेंगे, ये आपके सामने 9th क्वेश्चन आया, वेट पे बेटा सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे देखिए ये मेरी वैल्यू आई थी x की, ये देखिए, ये स्क्रीन पर देखिए आप, ये आपके सामने इक्वेशन है ये, ठीक है। और इस इक्वेशन के अंदर सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाली थी और वो x की वैल्यू आपके सामने आई थी, ये आ गई थी ना। तो x की वैल्यू जब निकाली थी तो उसके बाद क्या किया था, जरा देखो, ये 8th क्वेश्चन में करना है, यानी कि x की जगह पर वैल्यू रखी थी और y की वैल्यू निकाल के मैंने दिखा दिया आपको। तो जरा देखिए 8th क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है y की, ये रही, और आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है y की जगह पर और आंसर आ जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड आधा काम। उसके बाद हम 9th की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है, तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9th क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहता है फाइंड x एंड y, स्मॉल x स्मॉल y दिया है, इफ, और यहां पर दे रखा है 2 ब्रैकेट ऑफ 1 3 0x प्लस का y 0 1 2 देन इज इक्वल टू 5 6 1 8। बच्चे ये दे रखा है क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, पेंटागन स्केलर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करानी है, 2 6 0 2x। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चे, यहाँ पर दे रखा है y 0 1 2 एंड इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब क्या करना है बेटा, इनको ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे 2 की प्लस करेंगे हम y के साथ, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 देन 6 प्लस 0 6, फिर उसके बाद 0 प्लस 1 1 देन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 5 6 1 8। कितना आसान है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन इक्वल है तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6 के है, 1 इज इक्वल टू 1 के है, तो 2x का 2 इज इक्वल टू 8 के हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 5 माइनस 2 यानी कि आपका आंसर है 3। और अगर मैं बात करता हूँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस का 2 देन x इज इक्वल टू 6 बाई 2 देन x इज इक्वल टू ऑल्सो 3। कितना आसान है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता सकते हैं, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो अगले क्वेश्चन के पास चलिए। अब मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ।
मैंने 9th क्वेश्चन कराया, 10th आपको करना है। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, देखो 3 की मल्टीप्लाई अंदर करनी है यहाँ पर, और 3 की मल्टीप्लाई अंदर, 3 अलग अलग मैट्रिक्स। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, ये रहा ऐड का निशान। जो आंसर आएगा कंपेयर करना है, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है। जिसको डाउट होगा उसको मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन पहले खुद से करके देखो। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे 2x, x की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराएंगे 3x, फिर y की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जब ऐड कर लेंगे इन दोनों को फिर कंपैरिजन करेंगे पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स के साथ, ध्यान रखना ये बात। और बराबर का निशान दे रखा है आपको। ऐसे यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स यहाँ बनेगी और एक मैट्रिक्स यहाँ बनेगी। बेटा दोनों को कंपैरिजन करेंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएगी। जिस बच्चे को ऑब्जेक्शन है, जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वो पूछेगा मुझसे बेझिझक, ध्यान रखना मेरी तरफ से। ओके, आपने 9th क्वेश्चन किया, 9th क्वेश्चन किया नहीं किया? नहीं किया। देखो ये 9th क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको कहता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ये एक्स है, ये वाई है, आपको वैल्यू क्वेश्चन में ये दे रखी है। तो आप 2 की मल्टीप्लाई स्केलर की जैसे मैट्रिक्स के साथ कराते हैं, ये आंसर आया। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स कॉपी की, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने जोड़ा, जैसे मैंने जोड़ना सीखा, ये मैंने ऐड कर दिया, और मैंने बराबर जो मैट्रिक्स दे रखी है उसके साथ कंपैरिजन किया। बेटा कंपैरिजन बिल्कुल सीधा सीधा है, पहले एलिमेंट की कंपैरिजन पहले एलिमेंट के साथ होगी तो ये आपके सामने आएगा आंसर। ऐसे इस वाले एलिमेंट की इस वाले एलिमेंट के साथ होगी तो ये आंसर आएगा। 1 के साथ 1 की कंपैरिजन और 6 के साथ 6 की। यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई, ये x वैल्यू निकल के आ गई। सीधा सीधा कंपैरिजन है। जैसे एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करोगे, मैट्रिक्स की एल्जेब्रिक कैलकुलेशन मैं बता चुका हूँ, और मैंने कहा था धीरे धीरे स्टेज और धीरे धीरे स्केल आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जैसे 9th क्वेश्चन किया है, ऐसे ही आपको 10th क्वेश्चन करना है। ये रहा 10th क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें आपको सेम वही मल्टीप्लाई करानी है, ऐड करना है, फिर कंपैरिजन करना है। यहाँ पर भी ऐसी पहले मल्टीप्लाई करानी है दोनों की, फिर उसके बाद ऐड करना है, फिर कंपैरिजन करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐसे मैट्रिक्स बनेगी, फिर इसे ऐड करके एक मैट्रिक्स बनेगी, देन कंपैरिजन करना है। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। सचिन समझ में आ गया? क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा अगर आप क्वेश्चन की तरफ को फोकस करो। 13वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा लेंथी होता है, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको ये, ठीक है ना, अच्छे से डिस्क्राइब करके शो करना है आपको कि देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है। देखो ये ए है, ये बी मैट्रिक्स है। गौर से देखो राइट साइड में ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, ये बी है, ये ए है। कह रहा है शो करके दिखाना है कि ए बी मैट्रिक्स बराबर नहीं होती बी ए मैट्रिक्स के। ये शो करके दिखाना है, बड़ा आसान है। मेरे को मल्टीप्लाई करानी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, रो की कॉलम में एक आंसर आएगा। ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, दूसरा आंसर आएगा, और दोनों बराबर नहीं होंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 99.9 बच्चों का आंसर इसका सही आता है, क्योंकि इसका आंसर क्या लेके आना है कि लेफ्ट वाला पार्ट बराबर नहीं होना चाहिए राइट वाले पार्ट के, बस इतना ही तो करना है, तो आंसर सही आएगा। पीछे तो दे ही नहीं रखा है इसका आंसर। भाई आप गलत शब्द भी कर लोगे तो भी आंसर बराबर थोड़ी आएगा, और सही करोगे तो वैसे भी बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सही करना है आपको सही करना है, ध्यान रखना। अपना चेक करा लेना मुझसे, आप ऐसे चेक नहीं कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन चेक कराना। कई बच्चे उल्टी सीधी मल्टीप्लाई करके कहते हैं सर आंसर तो आ गया था। ऐसे ही सेम इसमें भी ये बराबर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है बराबर नहीं, अगर बराबर आ गया तो आपने गलत किया है, ध्यान रखना। और बराबर किसका आता है? एक बदनसीब बच्चे का आता है जो 0.1% में फंस जाता है। ठीक है बाकी आज तक तो किसी का बराबर आया नहीं है। नॉट इक्वली कह के बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे चेक करा लेना इसका 14 का 15 क्वेश्चन से बहुत अच्छी सीरीज है। मैं अगली क्लास में बस आज की क्लास में इतने ही कराऊंगा। ये बहुत अच्छी सीरीज है बेटा, ध्यान रखना। 6 नंबर का क्वेश्चन भी आया है, 6 नंबर 6 मार्क्स। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ जाती है कि इसके बाद वो ए इनवर्स बोल देता है कि फाइंड करके दिखाओ ए इनवर्स। ठीक है ना, तब ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा, टाइम से ज्वाइन करना। किसी को डाउट है पूछ सकते हो। मेरी तरफ से क्लास एंड हो चुकी है।